साथियों, अप्रैल, मई, जून 3 महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता और जीआईसी असिस्टेंट टीचर और एलटी ग्रेड टीचर मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा और टीजीटी पीजीटी तमाम एग्जाम शिक्षक के लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हुए हैं, एग्जाम पेपर हुए, उनको सॉल्व कर रहे थे विथ व्याख्या। तो ये उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग हायर एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का 2025 में हुआ 2024 के विज्ञापन का परीक्षा है जो 17 अप्रैल 2025 को हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट हमने सॉल्व कर लिया, अपने चैनल पर वीडियो अपलोड है, देखिएगा। यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। पहला प्रश्न पूछा गया था, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कीर्ति में बड़ी की मात्रा रहेगा। राजभाषा कीर्ति योजना पुरस्कार ये साथियों आधिकारिक कार्यों में ऑफिशियल यूज में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 2015-16 में। 2015-16 में आधिकारिक कार्यों में ऑफिशियल यूज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी। साथियों, इस वीडियो में 30 प्रश्न हम लेकर के आते हैं। एमसीक्यू 30 और पीवाईक्यू है। ये प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो 30 क्वेश्चन रहते हैं। चूंकि साथियों जीएस का 30 ही क्वेश्चन रहता है और बाकी आपके सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन रहता है, तो ये जीएस का सॉल्यूशन है 30 प्रश्नों का। दूसरा प्रश्न, उत्सव पोर्टल किस वर्ष प्रारंभ किया गया? उत्तर हो जाएगा 2022 में। 2022 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा उत्सव पोर्टल का शुरुआत किया गया था। पर्यटन मंत्रालय, उत्सव पोर्टल। तीसरा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चयन करिए। देखिएगा, अरविंद अडिगा लेखक हैं ये लोग और यहाँ उनकी रचना है। बीएस नायपाल साहब की रचना साथियों इन ए फ्री स्टेट। अरुंधति राय की रचना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत फेमस है और रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। किरण देसाई जी की रचना है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिगा द व्हाइट टाइगर। इस प्रकार उत्तर हमारा हो जाएगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 बी उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 3, 2, 1, 4 आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। भविष्य में आपको लोक सेवा आयोग या हायर एजुकेशन कोई भी एग्जाम देंगे तो रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। अरविंद अडिगा इनकी रचना है, अरविंद अडिगा जी की रचना है व्हाइट टाइगर। किरण देसाई की रचना है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरुंधति राय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बीएस नायपाल का इन ए फ्री स्टेट है। चौथा प्रश्न, कौन सी भारतीय कंपनी 2024 में 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई? तो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसने रिकॉर्ड बनाया, 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल ग्रहण किया है। ये साथियों एक बात करंट में और याद रखिएगा, अमेरिका में जाकर के डोनाल्ड ट्रंप से समझौता हुआ है। अमेरिका में रिलायंस, अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले पढ़ा है, अमेरिका में रिलायंस दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी बनाएगी, जो कहा जा रहा है कि $300 बिलियन से स्थापित हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? राजस्थान का नागौर साथियों, जहां से 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ था, वो नागौर पान मेथी के लिए फेमस है। मेथी, पान मेथी बोला जाता है उसे, पान मेथी के लिए प्रसिद्ध है। खुशबूदार उपज पान मेथी के लिए फेमस है नागौर। अगला प्रश्न, भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 प्रक्षेपित किया गया है। रूमी 1 हमारे भारत का पहला पुनः प्रयोज्य यानी रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। इसको 24 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। 24 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चयन कीजिए, चुनिए। तो देखिएगा, यहाँ विश्वविद्यालय ओपन विश्वविद्यालय दिया गया है और कहाँ स्थित है। तो ये हमें साथियों एजुकेशनल फील्ड में जॉब पाना है तो ये सब चीजें, इस तरह के क्वेश्चन हमको आना चाहिए। ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय, यह है साथियों दीमापुर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता में है। वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय है, ये है साथियों कोटा में, राजस्थान के कोटा में। और पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 4, 1, 2 और 3। 4, 4, 2, 1, 3 डी उत्तर हमारा हो जाएगा। देखिएगा, अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन शिक्षा का एक अनौपचारिक अभिकरण स्रोत नहीं है? अनौपचारिक पूछ रहा है, ये नॉन फॉर्मल पूछ रहा है साथियों। परिवार है, समुदाय है, सामान्य खेल है, धार्मिक संस्थाएं नहीं है साथियों। उत्तर हो जाएगा धार्मिक संस्थाएं। रिपीटेड क्वेश्चन है, सब क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा, इसके व्याख्या को भी ध्यान पूर्वक देखिएगा।
जैसे अगर कहा जाए शिक्षा, शिक्षा के कितने स्रोत होते हैं तो 2। एक होता है साथियों, एक होता है फॉर्मल, इंग्लिश में इसे फॉर्मल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे औपचारिक। औपचारिक सुने होंगे आप, औपचारिकता पूरा करना, इसे फॉर्मेलिटी भी कहते हैं। औपचारिकता यानी औपचारिक से बना हुआ है, औपचारिक शिक्षा, इसे फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और दूसरा होता है साथियों अनौपचारिक। अनौपचारिक, अनौपचारिक ये होता है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल, आपने हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन आपने किया चाहे कर रहे हैं, तो आपका वो एक टाइमिंग बना हुआ है, एक दिनचर्या बना हुआ है कि सुबह 9 बजे जाना है, 3 बजे कॉलेज से आना है, इस टाइम में इस पीरियड में इस सब्जेक्ट्स का क्लास चलना है, तो वो फिक्स है, फॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगा। तो हमारा विद्यालय जो है वो फॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगा, स्कूल फॉर्मल एजुकेशन में। अनौपचारिक होता है जो नॉन फॉर्मल है, कभी भी आप वहां पर आप ज्ञान ले सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो उसको अनौपचारिक साधन, जैसे परिवार क्या है, अनौपचारिक साधन है। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है, स्रोत है। समुदाय भी है, परिवार, समुदाय, समाज, गांव, देश, शहर, खेल गतिविधियां, आपका कोचिंग संस्थान, ये सभी क्या है, अनौपचारिक है। और विद्यालय जो है औपचारिक में आता है, फॉर्मल एजुकेशन में आता है। 9वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न को एक अनुक्रम में प्रारंभ से शुरू करके व्यवस्थित कीजिए। शोध समस्या का चयन, शोध विधि, शोध के उद्देश्य, आंकड़ों का संग्रह। ये साथियों ये क्वेश्चन है अनुसंधान से, रिसर्च से, अनुसंधान के चरण से। अनुसंधान का चरण क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन साथियों नेट यूजीसी, नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी, टीजीटी पीजीटी में भी, हर एग्जाम में रहता है। यहाँ तक कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, लोक सेवा आयोग के सीसैट के एग्जाम में भी, यूपीएससी के सीसैट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो पहले तो हम इस प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों, सबसे पहले शोध समस्या का चयन होता है, शोध के उद्देश्य को देखा जाता है, शोध विधि, और अंतिम में आंकड़ों का संग्रह होता है। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 उत्तर हो जाएगा हमारा डी। डी उत्तर हो जाएगा 1 3 2 4। लेकिन आपको पूरा डिटेल कवर करना है। रिसर्च या शोध या अनुसंधान के जो चरण होते हैं क्रमशः, सबसे पहले अनुसंधान में समस्या का चयन किया जाता है, और दूसरे चरण पर होता है सर्वेक्षण करना, सर्वे करना। तीसरे चरण पर होता है अनुसंधान का परिकल्पना करना, और उसके बाद होता है आंकड़ा तैयार करना, डेटा कलेक्ट करना। उसके बाद होता है उस डेटा का एनालिसिस करना, डेटा का विश्लेषण करना। उसके बाद उसका एग्जामिन होता है, परीक्षण किया जाता है, और लास्ट में साथियों सामान्यकरण किया जाता है, उसका जनरलाइजेशन किया जाता है कि जब अनुसंधान हो गया कंप्लीट, अप्लाई हो गया, अप्लाई करके हमने एनालिसिस सिंथेसिस करके उसका परिणाम प्राप्त कर लिया, वो बेस्ट हो गया, वो अच्छा हो गया, तो उसका सामान्यकरण किया जाएगा। तो लास्ट में सामान्यकरण होता है, और सबसे पहले सामान्य समस्या का चयन होता है अनुसंधान में। ये चरण है, आप इसको 1 2 बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको यह यूनिक नंबर दिलाएगा। यूनिक नंबर कहने का अर्थ ये हुआ साथियों, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में रहते हैं तो 99% अभ्यर्थी परीक्षा में इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। अगला देखिएगा, अभिकथन ए और कारण आर वाला क्वेश्चन है, कथन और कारण व्याख्या वाला क्वेश्चन है। NIRF एक रैंकिंग प्रणाली है जिसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में शुरू किया था। सही है साथियों, NIRF एक रैंकिंग है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, हमारे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू होता है। NIRF का उद्देश्य विभिन्न मापदंडों के आधार पर भारत भर में उच्च शिक्षा संस्थाओं का निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रदान करना है। तो ये भी साथियों सही है, और व्याख्या भी करता है, तो उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। NIRF कब शुरू हुआ, 2015 में। किसने शुरू किया, शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। उद्देश्य क्या है, तो हमारे पूरे देश में जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनका निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन करना। अगला, प्रशासन में बिग डेटा एनालिसिस के प्रमुख उपयोग क्या है। बिग डेटा, बड़े स्तर पर डेटा जो एनालिटिक्स होता है उसका उपयोग क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो बीमारियों के प्रसार पर नजर रखना। कोविड-19 बीमारी आई या बहुत पहले 100 साल पहले प्लेग आई थी, भविष्य में कोई बीमारी अगर आ रही है तो उसके डेटा को कलेक्ट करके और उसके प्रसार पर नियंत्रण रखना, नजर रखना, अवलोकन करना, बिग डेटा एनालिसिस के अंतर्गत आता है। चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करना, ये भी आता है। साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये भी आता है। सरकारी कर राजस्व में वृद्धि नहीं आता है, तो टैक्स वृद्धि हमारे प्रशासन में बिग डेटा एनालिसिस का मुख्य उपयोग नहीं है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 और 3 साथियों, देखिएगा उत्तर हो जाएगा 1 2 3। अगला प्रश्न देखिएगा,
ब्लूम द्वारा प्रतिपादित ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तर हो जाएगा साथियों डी, व्यवस्था। व्यवस्था नहीं होगा। क्या क्या होता है, कितना है ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य हर्बर्ट ब्लूम का? हर्बर्ट ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य 6 है साथियों, याद कर लीजिए, रट लीजिएगा। हम बीएड किए थे तो उस दौरान हम पढ़े थे ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन, ये 6 शैक्षिक उद्देश्य हर्बर्ट ब्लूम के अनुसार। तो बोध आ गया, अनुप्रयोग वही प्रयोग या अनुप्रयोग एक ही बात है, विश्लेषण भी आ गया, व्यवस्था इसमें नहीं है। आगे देखते हैं साथियों। 13वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आईसीटी प्रणाली का घटक नहीं है? आईसीटी प्रणाली, पहले तो आईसीटी होता क्या है? आईसीटी साथियों इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म हो गया टेक्नोलॉजी। अब इसके अंतर्गत आप आईसीटी का जब प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर उसी के अंतर्गत आता है, डिजिटल बोर्ड उसी में आता है साथियों, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जितना भी एप्लीकेशन वगैरह है और आईटी से संबंधित, आईसीटी से संबंधित जितना भी उपकरण प्रयोग करते हैं वो सब इसके घटक है। हार्डवेयर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, सूचना भी हो जाएगा साथियों, इन्फॉर्मेशन भी है इसमें, देखिए इसे डायरेक्ट लिखा गया है इन्फॉर्मेशन। बायोमेट्रिक सेंसर ये भी होगा, लेकिन साथियों आपको 4 विकल्प दिया गया तो एक बेस्ट चूज करना है। तो लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर माना था, इस आयोग ने, हायर एजुकेशन आयोग ने इसका उत्तर माना था डी, बायोमेट्रिक सेंसर। हम लोग अपने तरफ से साथियों, अपने तरफ से ऑब्जेक्टिव टाइप में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, जो ऑप्शन दिया गया उसमें से बेस्ट चूज करना है और क्वेश्चन रिपीटेड आएगा तो बायोमेट्रिक सेंसर आप ट्रिक करिएगा, आईसीटी प्रणाली का घटक नहीं है। लोक सेवा आयोग और हायर एजुकेशन हम सभी जानते हैं साथियों, रिपीटेड क्वेश्चन जरूर रहता है हर एग्जाम में। आगे, कंप्यूटर की मेमोरी जो उसके निर्माण के समय प्रोग्राम की जाती है कहलाती है? ये होगा रोम। रोम होगा साथियों, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म है। इसी का एक भाई होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों में अंतर को आप ऐसे समझिए, जैसे ये डिजिटल बोर्ड एक कंप्यूटर ओपन हुआ है, इसमें आपको जो वर्तमान में चीजें दिख रही हैं, सॉफ्टवेयर दिख रहा है, जो हम लिख रहे हैं, ये रैम में ओपन हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ये अस्थाई मेमोरी है। जब हम इस सिस्टम को बंद करेंगे तो रैम से डाटा फिर चला जाएगा रोम में। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ये अस्थाई मेमोरी होता है, ये परमानेंट मेमोरी होता है। और रैम जो है वो अस्थाई मेमोरी होता है साथियों। जब कंप्यूटर की मेमोरी जो उसके निर्माण के समय प्रयोग होती है, यानी परमानेंट मेमोरी रोम होती है, परमानेंट मेमोरी रोम होती है। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि हार्ड डिस्क इसका जो मेन मेमोरी है, इसमें जो फाइल सेव करके रखे हुए हैं वो सब रोम में है, और जब ओपन होगा तो रैम में आता है। फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम में पी जुड़ जाता है तो प्रोग्रामेबल हो जाता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फिर प्रोम में पीआरओएम में ई जुड़ जाता है तो यहाँ इरेजेबल हो जाता है। इरेजेबल 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 प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल में डबल आर नहीं होगा साथियों, इरेजेबल यानी कि मिटाने योग्य। एक और होता है ई ई पी आर ओ एम, तो इस ई में इलेक्ट्रिकली जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली। इस प्रकार सारे फुल फॉर्म को भी ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में अक्सर फुल फॉर्म पूछा जाता है। निम्न में से कौन एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण नहीं है? एआई उपकरण नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण नहीं है, गूगल प्ले स्टोर ही नहीं है। गूगल प्ले स्टोर ये एक एप्लीकेशन का, गूगल के एप्लीकेशन का एक जंक्शन है, जहां से एप्लीकेशन अपलोड डाउनलोड किया जाता है साथियों, अपलोड भी होता है, डाउनलोड भी होता है। जेमिनी एआई उपकरण है। जेमिनी किसका एआई उपकरण है? तो ये गूगल का है साथियों, गूगल का। क्लाउड भी एआई उपकरण है। चैट जीपीटी भी है ओपन एआई का, ओपन एआई का चैट जीपीटी एआई उपकरण है। गूगल प्ले स्टोर नहीं होगा, देखिएगा उत्तर हो जाएगा ए। 16वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है? मिट्टी को प्रदूषित करने का कारण है इसमें अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन, एसिड रेन में क्या होता है? बारिश होता है, यानी कि पानी H2O, जब बारिश होता है साथियों
तो हमारे वायुमंडल में मौजूद बहुत सारे प्रदूषक तत्व हैं, उनमें से SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जब बारिश होता है तो पानी से अभिक्रिया करके मिलके H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। इसी को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो जब अम्लीय वर्षा होता है तो बारिश और ये सल्फर डाइऑक्साइड दोनों मिले, सल्फ्यूरिक अम्ल धरती पर गिरता है, मिट्टी में गिरता है, तो मिट्टी प्रदूषित होता है, मृदा प्रदूषण होता है, एसिड वर्षा। 17वां प्रश्न पूछा गया है, लिम्बिक तंत्र भाग है। लिम्बिक तंत्र साथियों यह नर्वस सिस्टम का भाग होता है। नर्वस सिस्टम का भाग होता है, तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। यह कहाँ स्थित होता है? तो तंत्रिका तंत्र में साथियों यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे टेम्पोरल लोब होता है, उसी में स्थित होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे टेम्पोरल लोब में लिम्बिक तंत्र होता है, जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का भाग होता है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में 31 दिसंबर 2024 तक रामसर स्थल है? उत्तर क्या होगा देखिएगा, बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये है साथियों रामसर स्थल। रामगढ़ गोरखपुर में स्थित है रामगढ़ ताल, ये रामसर साइट नहीं डिक्लेयर है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल रामसर स्थल है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल है। उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4, 1, 3, 4 ये उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये 31 दिसंबर 2024 तक है, हम आज तक अपडेटेड पढ़ लेते हैं। 98 रामसर स्थल अब हो गए। कुछ ही दिन पूर्व 2 रामसर स्थल बढ़े हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है यूपी का 11वां रामसर स्थल हो गया, उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल हो गया पटना पश्चिम बिहार, जो स्थित है पटना में नहीं, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। पटना नाम है उसका, पटना पश्चिम बिहार रामसर स्थल डिक्लेयर हुआ, यूपी का 11वां। देश में 98 रामसर स्थल हो गए। 19वां प्रश्न है, बैरन द्वीप स्थित है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार समूह में भी अंडमान में स्थित है। यह एक साथियों ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप अंडमान में ज्वालामुखी द्वीप है। अगला प्रश्न, आर्द्र भूमि स्थल एवं राज्यों के जोड़े दिए गए हैं, सही जोड़ों का चुनाव कीजिए। जोड़े दिए गए हैं आर्द्र भूमि या रामसर भूमि के। शक्य सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, सही है। सिरपुर कहाँ? ये भी मध्य प्रदेश में, सिरपुर। पाला वेटलैंड, पाला मेघालय में नहीं है, मिजोरम में स्थित है पाला। और सुर सरोवर यह आगरा में उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार से 1 और 4 उत्तर हो जाएगा। पहला और चौथा सही है, बाकी सही नहीं है। तो सही क्या है देख लीजिएगा, शक्य सागर मध्य प्रदेश में है, सिरपुर भी मध्य प्रदेश में है, पाला मिजोरम में है और सुर सरोवर आगरा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में कालिदास और भारवी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? तो एक अभिलेख है साथियों, नाम है उसका एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख, यह एहोल अभिलेख में पूरा डिटेल लिखिएगा। एहोल अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया था रवि कीर्ति नाम के विद्वान ने, उत्कीर्ण किया था, रवि कीर्ति नामक विद्वान थे, इन्होंने उत्कीर्ण किया था। इन्होंने साथियों इसमें हर्षवर्धन हर्षवर्धन और पुलकेशिन, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। हर्षवर्धन उत्तर के राजा, पुलकेशिन द्वितीय जो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा थे साथियों, यह दक्षिण भारत के राजा। इसमें हर्षवर्धन हार जाते हैं, पुलकेशिन जीत जाते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय ने रवि कीर्ति से एहोल प्रशस्ति अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। रवि कीर्ति ने इस एहोल अभिलेख को लिख करके लिखा है इसमें कि मैं जो है इस एहोल अभिलेख को लिखने के बाद कालिदास और भारवी के समान गौरव प्राप्त करता हूँ, कालिदास और भारवी के समान यश महसूस करता हूँ, तो इसलिए यह प्रसिद्ध है। एहोल अभिलेख हर्षवर्धन पुलकेशिन युद्ध रवि कीर्ति ने उत्कीर्ण करवाया। इन्होंने इन लोगों का नाम लिख करके अपने आप को इनके तरह सम्मानित महसूस किया है। बाकी भी हम अभिलेख देखेंगे ऐतिहासिक। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये साथियों समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान का वर्णन मिलता है। इसमें 4 राजाओं का वर्णन है। सबसे पहले इसको अशोक ने उत्कीर्ण करवाया था। अशोक ने उत्कीर्ण करवा करके कौशाम्बी में उत्कीर्ण करवाया। फिर इसको साथियों अकबर ने प्रयागराज में इसको स्थानांतरित किया। अशोक के बाद समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है इसमें, समुद्रगुप्त जिसने दक्षिण भारत अभियान का वर्णन कराया। फिर अकबर का वर्णन मिलता है और लास्ट में जहांगीर का। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कौशाम्बी, प्रयाग लाया गया और प्रयाग ला करके कितने राजाओं का वर्णन इसमें टोटल मिलता है? अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर और जहांगीर। किसने लाया था? तो कौशाम्बी से प्रयाग अकबर ने लाया था। अयोध्या अभिलेख, ये देखिएगा धन देव का अयोध्या अभिलेख है। इसमें पुष्यमित्र शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का वर्णन मिलता है।
अश्वमेध यज्ञ कराने का वर्णन धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलता है। तो भीतरी स्तंभ लेख साथियों, इसमें हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। हूणों को स्कंदगुप्त नामक गुप्त शासक ने हराया था, इसका वर्णन मिलता है। गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। भीतरी स्तंभ लेख से इसकी जानकारी मिलती है। भीतरी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में जुलू विद्रोह के समय गांधी जी को अंग्रेजों की सेना में कौन सी पदवी दी गई थी? साथियों 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास को गए। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस 22-23 साल के दौरान गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारा योगदान था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने श्वेतों के विरुद्ध जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी, जो शोषण हो रहा था अश्वेतों का, उसके विरुद्ध भी आंदोलन चलाया और एक विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, जुलू रिवोल्ट। इसमें गांधी जी ने अंग्रेजों की सेना में एक जॉब भी किया था, अस्थायी जॉब किया था सार्जेंट मेजर का। सार्जेंट मेजर एक अस्थायी जॉब था जो साथियों स्ट्रेचर वाहक दल था, जो चिकित्सा सहायता प्रदान करता था। इस विद्रोह में, इस युद्ध में जो भी सैनिक घायल होते थे, उन सैनिकों को एम्बुलेंस की मदद से स्ट्रेचर वाहक दल में सहायता पहुंचाना, चिकित्सकीय सहायता पहुंचाने के लिए गांधी जी अस्थायी तौर पर सार्जेंट मेजर बने थे। जुलू विद्रोह दक्षिण अफ्रीका में। 23वां प्रश्न देखिएगा, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई बाबर की आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा की का क्या नाम है? तो बाबरनामा। किसने लिखा है? तो जब आत्मकथा कह दिया गया, तो आत्मकथा जब स्वयं की जीवनी लिखी जाती है तो उसको आत्मकथा कहते हैं। जब कोई दूसरा लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। बायोग्राफी जब कोई दूसरा लिखता है, ऑटोबायोग्राफी जब स्वयं लिखते हैं। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुर्की भाषा में। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जितने भी मध्यकालीन इतिहास में लेख लिखे गए, पुस्तक लिखे गए, सामान्यतः सब के सब फारसी भाषा में, सब के सब फारसी भाषा में है। और मध्यकालीन जो इतिहास है उसमें राजकीय भाषा क्या था? तब भी फारसी ही था। कुछ एक जो है रचनाएं हमको अरबी में मिलते हैं और ये बाबरनामा तुर्की भाषा में मिलता है, बाबर की आत्मकथा। यहाँ एक और बात साथियों, बाबर के अलावा जहांगीर ने भी अपना आत्मकथा लिखा था। जहांगीर ने भी अपना आत्मकथा लिखा था। जहांगीर की आत्मकथा का नाम तुजुके जहांगीरी था। तो जहांगीर और बाबर मात्र 2 मुगल शासक थे जिसने स्वयं अपने आत्मकथा लिखी थी। और दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें, मध्यकालीन इतिहास के दिल्ली सल्तनत में, तो फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी, फुतुहाते फिरोज शाही। तो 3 मध्यकालीन शासक, जिसमें एक दिल्ली सल्तनत का और 2 मुगल शासक था जिसने अपने आत्मकथा लिखी। अगला, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति हुई। पीआईएल, लोकहित याचिका, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक में हुई थी। 1960 के दशक में अमेरिका में आया, उसके बाद हमारे भारतीय जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसको देखा, अवलोकन किया, बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, तो उन्होंने अपने अपने देश में भी इस व्यवस्था को अपनाया। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पीएन भगवती सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इन लोगों ने 1970 से 80 के दशक में हमारे देश में भी जनहित याचिका की शुरुआत की। इन दोनों लोगों को जनहित याचिका का जनक भी भारत में कहा जाता है। इसमें पहली बार प्रयोग किया हुआ था 1979 में। होशनारा बनाम बिहार राज्य का सुप्रीम कोर्ट में केस था, मुकदमा था। उसमें जेल में रह रहे कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था। उसी को देख करके एक थर्ड पार्टी ने, किसी तीसरे पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और यही है भी पीआईएल। पीआईएल का मतलब ये हुआ कि किसी के एवज में, जिसके पास विधि की जानकारी, न्याय की जानकारी, कानून की जानकारी नहीं है, उस तक एक्सेसिबिलिटी नहीं है न्यायपालिका की, उस तक पहुंच नहीं है न्यायपालिका की, तो उसके बदले में कोई तीसरा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाकर के एप्लीकेशन डाल सकता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट और उस पीड़ित व्यक्ति तक एक पहुंच हो जाएगी। उसी को कहते हैं जनहित याचिका। अमेरिका से हमारे भारत में आया, 1960 में अमेरिका में शुरू हुआ था। 25वां प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सत्र कब आयोजित हुआ? 9 दिसंबर 1946। सारा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सबसे सीनियर व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस देश के संविधान की तर्ज पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और फिर बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया है। उत्तर हो जाएगा हमारा 25 का सी। 26वां प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 के अनुसार वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार विधिक अधिकार है, लीगल राइट है।
और संविधान में अगर वर्णन है इसका तो संवैधानिक अधिकार भी है, संवैधानिक और लीगल राइट है, मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि वोट देने का अधिकार 21 वर्ष, लेकिन फिर इसमें संशोधन किया गया 61वां संविधान संशोधन और मतदाता की आयु घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वर्तमान में दूसरा स्थान है चीन के बाद। प्रथम चीन और दूसरे पर हमारा भारत चावल उत्पादन में। 28वां प्रश्न है, पीएलआई स्कीम किस एक क्षेत्र से संबंधित है? वो पीआईएल था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये है पीएलआई। देखिएगा पीएलआई स्कीम साथियों, ये मोबाइल विनिर्माण, ऑटोमोबाइल उद्योग, चिकित्सा उपकरण और टोटल 18 प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित है पीएलआई। तो इसका मतलब उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये साथियों, ये क्वेश्चन ऐसे ही आयोग ने पूछा था, इसका उत्तर आयोग ने डी दिया था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहले तो इसको पढ़िएगा, है क्या पीएलआई? पीएलआई है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ये शुरू हुआ साथियों 2021-22 में, 2021-22 में शुरू होता है और 2025-26 तक चलता है, 5 वर्ष के लिए चलता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 5 वर्ष के लिए शुरू होता है, जिसमें 14 प्रमुख क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। 14 प्रमुख क्षेत्र, उसी 14 प्रमुख क्षेत्र में है सोलर एनर्जी, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल विनिर्माण, मोबाइल उद्योग और चिकित्सा उपकरण। इसका मतलब पीएलआई स्कीम के क्षेत्र के अंतर्गत सभी आते हैं, उपयुक्त सभी। तो आयोग आप हम सभी जानते साथियों, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, एक आध क्वेश्चन इस तरह से मिसप्रिंट या गलत डाल ही देता है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार को लागू करने का जो प्राइमरी उद्देश्य था वो था भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनर्वितरण। कब आया था? तो साथियों भूमि सुधार 1950 में, जब संविधान लागू हुआ 1950 में भूमि सुधार कानून आया था। उसके तहत उद्देश्य था कि भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनर्वितरण हो। उत्तर प्रदेश में यूपी ZLRA एक्ट भी आया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी कानून था कि कोई भी व्यक्ति है, उसके पास अगर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि है तो वो भूमि का अधिग्रहण सरकार कर लेगी। सीलिंग भूमि उसको दर्ज कर दिया जाएगा, सीलिंग में निकल जाएगा वो भूमि और बाद में उसका आवंटन किया जाएगा, उसको पट्टे पे दिया जाएगा। एक व्यक्ति 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि धारित नहीं कर सकता यूपी में। तो उसका उद्देश्य यही था, स्वतंत्रता के बाद आया। ऐसे ही एक बात ध्यान रखिएगा, 1952 में एक भूदान आंदोलन चला था। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन तो आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे आचार्य विनोबा भावे ने 1952 में आचार्य विनोबा भावे ने 1952 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन का शुरुआत किया था। ये इसका भी उद्देश्य था भूमि का पुनर्वितरण। जो जमींदार थे, अंग्रेजों के जाने के बाद जमींदारों के पास 1000-2000 एकड़ की भूमि थे, उसको अपने देश के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे, इसके लिए भूदान आंदोलन चला था। आचार्य विनोबा भावे रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय, और इन्होंने 1940 में गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया था। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी विनोबा भावे। लास्ट प्रश्न है 30वां प्रश्न, आणविक ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे की स्थापना कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1954। 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना होती है ट्राम्बे। और ट्राम्बे कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ट्राम्बे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, आणविक ऊर्जा संस्थान। इसके बाद साथियों कलपक्कम में, कुडनकुलम में भी आणविक केंद्र की स्थापना हुई। पश्चिम बंगाल में भी आणविक केंद्र है एक, 1954। अच्छा, यहाँ पर एक नाम आया है भाभा। भाभा कौन है? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा हमारे भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं? तो होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा। ऐसे मिसाइल कार्यक्रम का जनक अगर पूछा जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भारत में पूछा जाए तो विक्रम साराभाई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसमें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क 1954, आणविक ऊर्जा संस्थान। तो ये था साथियों सेकेंड जो हायर एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था, जो निरस्त हुआ फिर अप्रैल मई 2026 में होना सुनिश्चित है। इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे साथियों तो प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट को विजिट करिए और देखिए, ज्ञान बढ़ाइए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।